नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पे जो है बिहार श्रृंखला, बिहार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है जो कि स्पेशली समान अध्ययन पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं HRA, है ना। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन है जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में की गई थी। और यह स्थापना कब होती है तो आप बताइएगा 1924 ईस्वी में। ठीक है ना। 2-3 प्रश्न आपके बनते हैं। पहली चीज़ तो आपसे ये पूछेगा HRA का फुल फॉर्म क्या है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बताइएगा। स्थापना वर्ष जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है 1924 बताइएगा। कहाँ पे हुआ है तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इसकी स्थापना हुआ है। कभी कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि HRA की पहली क्रांतिकारी गतिविधि कौन सी थी, तो याद रखिएगा 1924 में इसकी जो है स्थापना होती है। 1925 में जो है HRA की पहली एक्टिविटी होती है जिसे कि आप काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं, है ना। काकोरी कांड एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है भारतीय इतिहास की। यहाँ से प्रश्न आपका हमेशा बनता है। पहली चीज़ 9 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त सन 1925 को एक घटना आपकी घटी थी। इस घटना में लखनऊ और सहारनपुर संभाग पर एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है काकोरी। इस काकोरी के समीप जो है HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा ट्रेन को लूटा गया था। और क्या लूटा गया था तो सरकारी धन और असलहों को लूटा गया था, है ना। तो प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा HRA की स्थापना कब हुई है, 1924 में हुई है। और पहली गतिविधि आपकी क्या थी तो काकोरी ट्रेन एक्शन, है ना। अच्छा, एक तो HRA होता है और एक आपका होता है HSR और A। ठीक है, ये दूसरे क्रांतिकारी संगठन है। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी और सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसका जो है क्या किया गया था, सूत्रपात किया गया था 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, है ना। दोनों में अंतर समझिएगा। HRA की स्थापना कानपुर में हुई, HSRA की स्थापना दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ HRA की स्थापना 1924 में होती है और HSRA की स्थापना जो है वह 1928 में होती है। HRA की पहली गतिविधि काकोरी ट्रेन एक्शन और HSRA की पहली गतिविधि थी, इसमें जो है इन्होंने कमांडिंग ऑफिसर एक थे सैंडर्स, है ना। सैंडर्स की भगत सिंह ने गोली मार के हत्या कर दी थी। ये इसकी जो पहली गतिविधि थी, है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है हरित क्रांति में मुख्य पादप फसल कौन सी है, ये आपको बताना है। हरित क्रांति जिसका सूत्रपात आपका 60-70 के दशक में माना जाता है और ये जो है इसका मुख्य पादप फसल क्या है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में भारतीय चावल दिया है, ऑप्शन में जापानी चावल दिया है, भारतीय गेहूं दिया गया है और ऑप्शन डी दिया है मैक्सिकन गेहूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिकन गेहूं इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में गेहूं के उत्पादन में जो अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली थी। तो ये भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट होने जा रहा है। 2 लोग का नाम याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, है ना। डॉक्टर MS स्वामीनाथन याद रखिएगा, जिनको कि भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और वहीं मैक्सिको के या संयुक्त राज्य अमेरिका का कहिएगा नॉर्मन बोरलॉग, जिनको कि विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है ना। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन नहीं है। 5 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन नहीं है, किसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा में नहीं किया जाता है। कैडमियम दिया है, प्लूटोनियम दिया है, थोरियम दिया है, यूरेनियम दिया है या फिर इनमें से कोई नहीं दिया है। याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्लूटोनियम, थोरियम और यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कैडमियम जो है आपका ये नाभिकीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, परमाणु ईंधन नहीं है, है ना। प्रश्न संख्या
4 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, साइंस से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, प्रश्नों का लेवल स्तरीय है। कापी पेन लेके बैठिए, निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में आपको मिलने वाले हैं, है ना। हमें पत्तियों का रंग हरा ही रंग क्यों दिखाई देता है, ये आपसे पूछा गया है। पत्तियों का रंग हरा होता है, हमें पत्तियों का रंग हरे रंग का ही क्यों दिखाई देता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है, क्योंकि ये सारे रंगों को प्रतिबिंबित कर देती है, हरे वर्ण का प्रतिबिंब तथा अन्य रंगों का अवशोषण करती है ना। सी दिया है, पत्तों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और डी दिया है, केवल हरे रंग का अवशोषण करती है। ये आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा, कोई भी वस्तु, यहाँ पत्ती की ही बात नहीं है, कोई भी वस्तु है वह जिस रंग, देखिए आपको मालूम है ना कि प्रकाश के रंगों में टोटल रंग कितने होते हैं, प्रकाश की किरण में या सूर्य किरण में 7 रंग होते हैं, है ना। अब इन 7 में से कोई भी वस्तु है, एक जो 6 रंग हैं, जो 6 आपके बच रहे हैं, उनका क्या करती है, अवशोषण करती है, और कोई एक रंग उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जो चीज़ें, जो रंग आपका रिफ्लेक्ट किया जाता है, वह उसी रंग की वह वस्तु आपको दिखाई देती है ना। अब देखिएगा, सेम कंडीशन यहाँ पे पत्ती के साथ भी है। पत्ती पर सूर्य किरण पड़ रही है, मतलब 7 रंग पड़ रहे हैं। अब पत्ती क्या करती है कि जितने भी 6 रंग हैं उनका अवशोषण करती है, उसको ऑब्जर्व कर लेती है ना सॉरी, उनको ऑब्जर्व कर लेती है और हरे रंग का रिफ्लेक्शन करती है, परावर्तन करती है। और जब यही हरे रंग का किरण हमारे शरीर पे पड़ता है या हमारे आँख पे पड़ता है, तो हमें पत्ती जो हरे रंग की दिखाई देती है। मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। हरे वर्ण का प्रतिबिंब तथा अन्य रंगों का अवशोषण करती है, इसलिए हमको हरे रंग का क्या होता है, दिखाई देता है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 4 की बात करिएगा, लाल मिर्च के लाल रंग का कारण क्या है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण क्या है, यहाँ पे वर्णक का नाम दिया गया है, आपको बताना है। ए लाइकोपिन का कारण दिया है, लाइकोपिन दिया है, कैप्सेसिन दिया है, बीटा कैरोटीन दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है ना। पूछा गया है कि लाल मिर्च के लाल होने का कारण क्या है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लाइकोपिन के कारण जो है आपका लाल मिर्च का रंग क्या होता है, लाल होता है, इसको आपको ध्यान देना होगा। बीटा कैरोटीन, इसके कारण गाजर का रंग नारंगी होता है, इसको भी आपको ध्यान देना होगा, है ना। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करिएगा, हाँ, प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है, यानी हॉट स्पॉट है। अंग्रेजी में हॉट स्पॉट कहा जाता है, हिंदी में संतृप्त क्षेत्र कहा जाता है, या सामान्य भाषा में समझिएगा, जैव विविधता की दृष्टि से सबसे जो समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, वो आपको यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन में आपका दिया गया पूर्वी घाट है, ऑप्शन में पूर्वी घाट है, दूसरा आपका थार रेगिस्तान है, तीसरा दिया है पश्चिमी घाट है, चौथा आपका दिया है बंगाल की खाड़ी है, और पांचवा आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जैव विविधता की बात करिएगा, जैव विविधता का मतलब ही होता है कि जीव जंतुओं की अधिकता। जीव जंतु कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर जंगल होंगे। और भारत में जंगल कहाँ पे हैं, तो पहली चीज़, थार रेगिस्तान में तो जंगल आपका है नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी पानी का हिस्सा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, बचा 2 ऑप्शन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट में पर्वत पाए जाते हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई कम है, वहाँ पर जंगल तो छोटे मोटे जंगल हैं। लेकिन अगर पश्चिमी घाट की आप बात करिएगा, तो पश्चिमी घाट में जो है अच्छे खासे जंगल पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट में ही एक याद रखिएगा, केरल में स्थान पड़ता है साइलेंट वैली, है ना, साइलेंट वैली नामक प्लेस पड़ता है। और यह क्षेत्र जो है आपका जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध माना जाता है। भारत की सबसे अधिक जैव विविधता वाली घाटी पूछी जाती है तो साइलेंट वैली ही बताइएगा केरल में। और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र यहाँ पे कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 7 की बात करिएगा, तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में कपिल मुनि है, गौतम ऋषि है, कणाद है, और पतंजलि है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो याद रखिएगा, कपिल मुनि का जो दर्शन है वो सांख्य है ना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आपके कपिल मुनि हैं। यहाँ न्याय की बात हो रही है। कणाद किसके प्रवर्तक है, तो बताइएगा, वैशेषिक दर्शन के जो है क्या है, कणाद है। पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो तीनों को तो मैंने आपको बता दिया। बचे कौन, गौतम ऋषि जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जो है क्या सही होने जा रहा है, बी, है ना। प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करिएगा, तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलकर
पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। 4 नदियों का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और पूछा गया है कौन सी नदी मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वत से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अंत में कहाँ गिर जाती है, तो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ऑप्शन में आपको पार्वती नदी दिया है, नर्मदा दिया है, जवाई दिया है, माही नदी दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है ना। नर्मदा के बारे में प्रॉपर चर्चा हो चुकी है। नर्मदा नदी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि नर्मदा जो है निकलती कहाँ से है, वो तो विंध्य से निकलती नहीं है, वो कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है, तो अमरकंटक इसका उत्तर नहीं होगा। अच्छा, पार्वती नदी और जवाई ये दोनों राजस्थान में प्रवाहित होती है, तो इसका कोई एमपी से मतलब ही नहीं है। बच गई क्या, माही नदी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। माही नदी निकलती है एमपी में स्थित विंध्य पर्वतमाला से, एमपी, राजस्थान और साथ ही साथ गुजरात राज्य में प्रवाहित होते हुए अंत में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। माही की एक और विशेषता याद रखिएगा, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती है और ऐसा करने वाली यह जो है विश्व की एकमात्र नदी है। अगर पूछा जाए किस राज्य में काटती है, तो इसको याद रखिएगा, राजस्थान में 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन कौन सी हैं। कमेंट सेक्शन में आपके प्रश्न का उत्तर जो है क्या होगा, अपेक्षित होगा। प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, निश्चित रूप से जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर बात करिए 9 की अगर बात करिएगा, तो दिया गया है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी ई और सी, EEC का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। यहाँ पे क्या क्या है, ब्रुसेल्स दिया है, कोपेनहेगन दिया है, बान दिया है, पेरिस दिया है। पहली चीज़ देखिए, इस प्रश्न का EEC यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पे, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ब्रुसेल्स, है ना। ब्रुसेल्स नाटो का हेडक्वार्टर है और किसकी राजधानी है, तो यूरोपीय देश यूगोस्लाविया, है ना, नहीं सॉरी यूगोस्लाविया नहीं, ये जो ब्रुसेल्स राजधानी है, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है ना, हाँ, ब्रुसेल्स जो है आपकी यूरोपीय देश बेल्जियम की राजधानी है और बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है, तो कोपेनहेगन बताइएगा डेनमार्क की राजधानी है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, बान स्विट्जरलैंड का एक शहर है, इसको याद आपको ध्यान रखना होगा ना। पेरिस किस नदी के तट पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताएंगे, है ना। प्रश्न संख्या 10 की अगर बात करिएगा, तो यहाँ पे दिया गया है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की पहचान किस संदर्भ में मिली थी, आपसे पूछा गया है। मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की पहचान किस संदर्भ में मिली थी, आपसे पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के समय, भूदान आंदोलन के समय, या फिर उनको कांग्रेस कार्यकारिणी का सदस्य बनाए जाने के समय, है ना। तो जयप्रकाश नारायण संबंध इनका बलिया जिले से है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, और ये जो है ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लीजिएगा, 1942 ईस्वी में ये महात्मा जी गांधी जी के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था, और इसी आंदोलन में जो है महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्या दिया था, तो आप बता दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, करो या मरो, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। कुनैन जो कि मलेरिया की दवा है ना, कुनैन मलेरिया की दवा है, यह किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत होने की संभावना आपसे नहीं होगी, याद रखिएगा। सिंकोना दिया है, बैक्टीरिया दिया है, ईस्ट दिया है, या फिर शैवाल दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए कुनैन किससे प्राप्त होती है, ऑप्शन ए सिंकोना की छाल से प्राप्त होती है। ऐसे ही पूछा जाता है कि कुनैन किस रोग से संबंधित है, तो मलेरिया बताइएगा, किससे प्राप्त होती है, सिंकोना की छाल से। प्रश्न संख्या 12 की बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी, ये आपसे पूछा गया है। 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट करने में मुख्य भूमिका किसकी थी। केशव चंद्र सेन है, देवेंद्र नाथ टैगोर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं और श्याम
चंद्र दास हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1872 का नेटिव एक्ट जो आपका है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। केशव चंद्र सेन के द्वारा ये जो है लागू किया गया था ना। प्रश्न संख्या हाँ प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिएगा। 67 है ना, 97वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है ना। 67वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? बॉलीवुड का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। दादा साहब फाल्के को बॉलीवुड का जनक माना जाता है और ये 67 नंबर भी दे चुका। देखिए 67 तो आपका दिया ही गया है, 67 तो आपको दिया ही गया है, साथ ही साथ हाल ही में जो है 68 68वां भी आपको दे दिया गया है ना। तो 67 का पहले बात करते हैं, उसके बाद 68 की बात करते हैं। 67 की बात करिएगा तो 67 आपका दिया गया है ऑप्शन ए रजनीकांत को, है ना। रजनीकांत को जो है दिया गया है 67वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 68वां जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वह किसको दिया गया है। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप मुझे देंगे, है ना। 14वां क्वेश्चन आज के सेशन का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में कोंकण सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रिसेंटली हुआ इसलिए और भी ज़्यादा करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। कोंकण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया है। भारत ग्रेट ब्रिटेन दिया है, भारत नेपाल दिया है, भारत चीन दिया है, भारत और मालदीव दिया है, या इनमें से कोई नहीं दिया है ना। सैन्य अभ्यास और साथ ही याद रखिएगा जो सूचकांक होते हैं आने वाले एग्जाम में 100% आपके पूछे जाएंगे। जो रिसेंटली आपके सैन्य अभ्यास हुए हैं और जो आपके सूचकांक आए हैं, स्पेशली भारत की स्थिति आपको पूछी जाती है, भारत का पायदान क्या है वो आपसे पूछा जाता है ना। देखिएगा, हाँ, भारत नेपाल के बीच में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हुआ, भारत चीन के बीच में हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास हुआ, है ना। जो प्रश्न का सही उत्तर कोंकण शक्ति की बात हो रही है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे 15वां क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सेशन को पूरा देखे होंगे और कमेंट सेक्शन में अपने अपने मार्क, है ना, अपने अपने मार्क जो है मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि आप इस सीरीज के माध्यम से जो आत्म मूल्यांकन कर रहे हैं, आपकी तैयारी का मापन कर रहे हैं, उसका अंदाज़ा मुझे चल सके और ऑफलाइन क्लासेस में मैं उनको जो है आपको सुधार सकूँ ना। 15वां क्वेश्चन आपका दिया गया नेसेट के संबंध में। नेसेट का संबंध किस देश से है, ये आपसे पूछा गया है। नेसेट जो है संसद का नाम है, किस देश की संसद, ये आपसे पूछा गया है। पाकिस्तान, जापान, इजराइल और नेपाल, है ना, पूछा गया। नेसेट का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जो सही होना जा रहा है। इजराइल की संसद को आप नेसेट के नाम से जानते हैं, है ना। ये तो प्रश्न का उत्तर रहा। पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली के रूप में जानी जाती है। जापान की संसद जो है वह आपकी डाइट के रूप में जानी जाती है और नेपाल की संसद जो है राष्ट्रीय पंचायत के रूप में जानी जाती है। तो ये रहा प्रश्न का एक्सप्लेनेशन और प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, यानी नेसेट का संबंध किससे है, इजराइल से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो गए 15। सभी चीज़ें यहाँ पे क्लोज हो चुकी हैं। अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसको वास्तव में इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।